बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 23 मार्च ये वो दिन है जो कि आज का जो दिन होता है हमारे पास, ये हम बुनियादी तौर पर रूहानियत पे बात करते हैं, लेकिन आई अश्योर यू कि आज बात रूहानियत पर ही होगी। और आज से बड़ी रूहानियत जो है, इससे बड़ी रूहानियत सिर्फ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। ये दिन आज का जो हम अपने अहद को, अहद वफा के अहद को रिवाइज़ करते हैं, तजदीद करते हैं, वो क्यों करते हैं और हमारी नस्ल को इसका पैगाम कितना पहुंचा या नहीं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम जनाब। चंद नज़रियाती लोगों में से, नौजवान नज़रियाती लोगों में से आप शायद एक हैं। चंद का लफ्ज़ भी मैंने वैसे एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ हैं मुजीब रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, ये कहना ठीक होगा कि ये मुल्क एक रूहानियत का मिंबा है? इसमें क्या शक है। वाह। जब इसका बुनियादी नारा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था, और इस्लामिया ने बर्रीर जो है उनके लिए इसे हासिल किया गया, और ये कायदे आज़म ने ये बात कही कि मुसलमान अपनी इज्तिमाई जिंदगी को मुनज़्ज़म नहीं कर सकते एक ऐसे मुल्क में जहाँ वो अक़लियत में हो, जहाँ वो थोड़ी तादाद में हो, और हमें इसके लिए एक अलग खित्ता चाहिए जहाँ हम मेजॉरिटी में हो। तो उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान एक बड़े अजीम आदर्श का नाम है, एक मंजिल, ऐसी मंजिल का नाम है जिसे रूहानी मंजिल भी कहा जा सकता है। और क्योंकि इससे लोगों की खुशहाली वाबस्ता थी, उनकी नस्लें वाबस्ता थी, इसलिए उसे शामी साहब यकीन करें कि वो जो अब हालात मुसलमानों के हिंदुस्तान में है, वो तो देख के बिल्कुल लगता है कि जिन्ना ने आज से कई साल पहले जो बात कही थी वो बिल्कुल ही सच है। ये फरमाइए कि इस मुल्क में जो ख्वाब देखा गया, जो 23 मार्च को अहद किया गया, क्या वो क्या है? क्या देखें, इस मुल्क में जो अहद किया गया था और जो ख्वाब देखा गया था, वो तो ये था कि हम एक ऐसे समाज की तश्कील करेंगे जिसे पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनाकर पेश कर सके। इस्लाम के जो आफाकी असूल हैं, हुर्रियत के, मुसावात के, उखुव्वत के, वो वहाँ उनका अमली मुजाहरा होगा, और एक ऐसी मुमलकत की शक्ल हम इख्तियार करेंगे जो अपनी मिसाल आप होगी। तो वो जो हमने अहद किया था, अगर उस हवाले से देखें तो बहुत कुछ करना बाकी है। और हम अपने सियासी अदारे, अपने आईनी अदारे, अपने इंतजामी अदारे जो हैं, उन खतूत पर इस्तवार नहीं कर पाए जो उस मंजिल के हसूल के लिए जरूरी थे। शम साहब, इससे ज्यादा आपसे बेहतर कोई जवाब इसका नहीं दे सकता। सवाल बड़ा शायद मेरे ख्याल में टची हो, लेकिन देखिए, एक शख्स जो कि उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, जो कि अंग्रेज तालीम याफ्ता है, जिसका लिबास जो है वो पेंट कोट है, वो सफेद रंग के जूते पहनता है, उसकी बात तो धोती वाला, पजामे वाला सारे सुनते और उसकी बात पे यकीन कर रहे, और उस अहद के ऊपर लोगों ने अपनी जानें नहीं, खानदान कुर्बान किए। तो वो क्या मसला हुआ, क्या गैप आया कि अब हम अपनी अपनी तकसीमों में वो अहद पूरा क्यों नहीं कर सके? हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है। आप देखिए, पाकिस्तान जो है, हमने बार बार अपने इज्तिमाई निज़ाम को डीरेल किया है। आज भी हमारे यहाँ ये बहसें जारी हैं कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम होना चाहिए। ये बहसें जारी हैं पाकिस्तान में ज़रिया तालीम क्या होना चाहिए। ये बहसें जारी हैं पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान क्या होनी चाहिए। यानी हमने अपने बुनियादी मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी, और हम एक दूसरे से उलझने में लग गए। और आज भी हमारे यहाँ मजहबी जत्थे बने हुए हैं, सियासी जत्थे बने हुए हैं, इलाकाई जत्थे बने हुए हैं, और मुख्तलिफ नारों पर वो कौम को तकसीम करते हैं और एक दूसरे से लड़ाते हैं। हम एक दूसरे को इस तरह डील कर रहे हैं जैसे हम मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं उनको डील किया जाता है, यानी जो दुश्मन अक़वाम को। तो ये जो हमारी रवश है, इसको हमें तब्दील करना होगा, और इसको
इसको तब्दील करके ही हम आगे बढ़ सकें। वो तब्दील कौन करेगा ये तो मैं सवाल अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे कि 23 मार्च को हमने चंद नुकात निकाले कि हम ये करना चाहते हैं, और हमने 7 साल में वो करके 1947 में एक लीडरशिप के तहत शामी साहब करके दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, जबकि हम लंगड़े लूले गरीब फकीर लाचार हर तरह से पिटे हुए थे। लेकिन अब गौर कीजिए कि 72 साल हो गए, हर सियासी जमात जो है वो अपना मंशूर पेश करती है। एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं बनी जो कि अपने इस 23 मार्च वाले मैं ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, उस एग्रीमेंट को, उस अहद को पूरा कर सके, एक भी नहीं। देखिए बिलाल साहब, अफसोस ये है कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो दुनिया कह रही थी कि चल नहीं सकेगा। हाँ, हमारे हमसाए कहते थे कि घुटनों के बल चल के वापस आएंगे और अपने मुल्क का निजाम नहीं चला सकेंगे, लेकिन उस वक्त हमने इस मुल्क को खड़ा करके दिखा दिया। और पाकिस्तान एक लीडिंग फोर्स थी आलम इस्लाम की। पाकिस्तान के तालीमी अदारे जो है उसमें पूरे आलम इस्लाम से लोग तालीम हासिल करने आते थे। पाकिस्तान उनका लंदन था, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां उनकी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थी, और यहाँ वो तालीम हासिल करने आते थे, यहाँ उनकी तरबियत होती थी। तो शामी साहब उस मॉडल को हुआ क्या? हमने जाके मिडिल ईस्ट के अंदर एयरलाइंस बना दी। मेरे साथ खुद जाती तौर पे आधे से ज्यादा साउथ अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट के लोग आके पढ़ते थे। वो क्या हुआ फिर? हम अपनी इज्तिमाई जिंदगी संभाल नहीं सके। हम आईन की बालादस्ती जो है उससे कायम अपने आप को कायम नहीं रख सके, और हमने फिर यानी आईन को एक पथे पुछ डालकर हमारे मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो एक दूसरे से बरसरे पेकार हो गए और अपनी अपनी हदूद से निकल गए, और इसी एक किस्म की खाना जंगी में मुब्तला कर दिया अपने आप को। और वो कैफियत जो है, जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं और जब तक हम यकसुई के साथ अपना काम नहीं करेंगे। आप देखिए हमारे तालीमी अदारे एक जमाने में यानी एक तो मिसाली अदारे थे, हमारे तहकीकी और साइंसी अदारे एक मिसाली अदारे थे। और आज भी हमारी जो फौजी क़यादत है, हमारी जो फौज है, ये हमारे जो दफाई अदारे हैं, वो इस वक्त दुनिया में वो सारी फहरिस्त हैं उन अदारों में, और उनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन हमारे तालीमी अदारे, हमारे समाजी अदारे, हमारे साइंसी अदारे, हमारे इंतखाबी अदारे जो हैं, उन सब की इस्लाह करने की जरूरत है, और हमें सबको इस पर गौर करना होगा, अपनी तरजीहात पर असर नौ। शामी साहब, आखिरी सवाल, क्या अपनी तबई जिंदगी में हम लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अच्छी रियासत बनते देखेंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान 7 साल के अंदर हासिल किया जा सकता है तो पाकिस्तान जो है उसको आगे बढ़ते हुए भी हम देख सकते हैं। पाकिस्तान बहुत जल्दी, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वो बहुत जल्द अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकता है। हमने बार बार देखा है मुख्तलिफ अदवार में, एकदम हमने बहुत तेजी के साथ तरक्की की है और तेजी के साथ अपने मसाइल को तय किया है। सवाल ये है कि हम अपनी जत्थेबाजी जो है उसको खत्म करें, और मैं समझता हूँ जो वजीर आजम इमरान खान है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो यकसू करे कौम को और यकजा करे, और जो सियासत बाजी है उसको कम करे, और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सीखें और कौम को सिखाएं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने जवाब जो शामी साहब की, मतलब वज़ादार इंसान है ना, ये बड़े वज़ादार इंसान है। इनकी बात से मैंने सिर्फ एक नुक्ता उठाया है। हम कहते हैं कबूतरबाजी, इन्होंने क्या सियासतबाजी। बिल्कुल ऐसे। ये कबूतरबाजी तो ठीक था, ये सियासतबाजी भी हो गया। मुझे अभी तक इस बात के अंदर तशफ़ी नहीं हुआ कि अगर हम 7 साल पहले गैरों के साथ लड़के एक मकसद हासिल कर सकते हैं तो सारी सियासी जमातें मिलके अपने लिखे हुए मकसद को हासिल नहीं कर सकती। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि जब आप सियासत की बात करते हैं या इवन मुमलिकत की बात करते हैं जो भी चलती है, तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों को खुशहाली मिले। क्योंकि जब कोई कहीं पे भी रहता है ना, तो आखिरकार ये चाहिए होता है कि मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, मुझे इलाज मिले जब मैं बीमार हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं दोनों। फिर मेरे अच्छा खाना मुझे मिले, अच्छे कपड़े पहन सकूँ,
अच्छे एक घर में रह सकूं, बिल्स दे सकूं, ये जिंदा रहने के लिए एक बराबरी हो, ये असल मामला है। अच्छा, जो आप बात करते हैं ना रूहानियत की, मुझे बड़ी वो इसके अंदर बड़ी खूबसूरती क्या है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं ना कि शरई बात, मतलब अब शिया मसलक है, सुन्नी मसलक है, खानी अपनी बात करते हैं, बरेलवी, देवबंदी, सब ये हैं कोड्स हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स लेके चलते हैं और ये उनकी अपनी अपनी डाइवर्सिटी है और हमेशा थे। हाँ, लेकिन असल बात क्या है, असल बात ये है कि पाकिस्तान को का जो मसला है वो ना तो मैं बराबरी पार्टी के चेयरमैन के तौर पर भी बता रहा हूँ और जवाद अहमद के तौर पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इमरान खान को 2013 में उनको इनकार किया था कि मैं तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुआ था, उनके कहने के बावजूद। 2013 में इमरान खान को आपने इनकार किया था। आपने मेरे कप्तान को इनकार किया था 2013 में कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, अलग हूँगा जी, क्योंकि उससे पहले वो 2011 से उन्होंने इलेक्टेबल्स लेने शुरू कर दिए हुए थे, तो वहीं से उनकी सियासत बदल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मसले इमरान खान कहते हैं ना, दो चीज़ें हैं, एक इस्लाम के जी मजहबी नहीं है लोग बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लोग इस्लाम की तरफ आए वापस, और दूसरा वो कहते हैं करप्शन। ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो सारे 95% वैसे मुसलमान हैं। अब आपने एक मुसलमान को और कितना मुसलमान करना है? देखें, डिफेंस का मुसलमान और तरह का होता है, कृष्ण नगर का और तरह का होता है, भाटी गेट का और तरह का होता है। क्या सही बात की है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, इसी तरह आपने बिल्कुल सही बात, इसी तरह आप करप्शन की बात करते हैं। भाई, करप्शन तो इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सरमायादारी निज़ाम है वहाँ करप्शन है, करप्शन हर सूरत में है। वहाँ असल मसला है अमीर गरीब का पाकिस्तान के अंदर, और ये एक तबका है, गैप बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, गैप इसलिए ज़्यादा है कि आपका जो पूरा सियासी अमल है जो लोग करते हैं वो 2% भी नहीं है। 2% तबका है आपका, 98% लोग इलेक्शन तो छोड़े हैं, सियासत में तंजीम साजी करने के लिए लीडर नहीं बन सकते। अब तो ये लफ्ज़ भी ना इस्तेमाल करें, तंजीम साजी, ये भी ना जायज़ हो चुका है। ये भी देखिए ना, अब आप इसको भी कितना गंदा कर दिया, और इसको भी इमरान खान के मुंह से जब निकला तो उनके मुंह से भी कितने गलत तरीके से उन्होंने कहा जी तंजीम साजी के लिए वो बंदा। आप सोचें कि मुनज़्ज़म करना लोगों को सियासी तौर पे, आम लोगों को, गरीब लोगों को, मफलूकुल हाल, बीमार, परेशान, महरूम, मजलूम लोगों को आपने सियासी तौर पे मुनज़्ज़म करना ताकि वो अपने तबके के लिए आवाज़ उठा सकें, और उसके लिए वो तंजीम साजी करेंगे। वो तंजीम साजी के बगैर तो नहीं हो सकता, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसको भी आपने गंदा कर दिया सियासत में। इस मुल्क के अंदर जब तक ये तबका सियासी अमल में दाखिल नहीं होगा, और देखें मिसालें मौजूद हैं, एडवांस्ड दुनिया में लेबर पार्टी मौजूद है जो कि इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड वो मुल्क है जिसकी सारे मिसालें देते हैं, इमरान खान भी देते हैं, नवाज शरीफ के बच्चे वहाँ हैं, और आसिफ ज़रदारी के बच्चे वहाँ से पढ़े हैं, और सारी फैमिली वहाँ से पढ़ी, भुट्टो ख़ानदान की। उस मुल्क में एक लेबर पार्टी है, उसका नाम ही लेबर पार्टी है, उसमें कोई जगीरदार सरमायादार नहीं है। इसी तरह भी आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर बड़े मसाइल हैं, मोदी जो हैं उनके अंडर तो बहुत ही बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन एक रे ऑफ होप है, एक रोशनी की किरण भी है। वो क्या है? आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में हुकूमत कायम की है, जिन्होंने वहाँ पे मेजॉरिटी सीट्स ली हैं। तो पाकिस्तान में जब तक ये नहीं होगा ना, आम आदमी थे, हाँ, आम लोग, बिल्कुल आम लोग। जब उसने गार्ड ऑफ ऑनर लिया तो वो आदमी अपनी बीवी के साथ खड़ा था, वो जो कजरवाल है, तो कजरवाल जो है वो खड़े थे, और उनके यहाँ पे कमीज़ के ऊपर निशान था, और उनकी बेगम एक पुरानी साड़ी में एक चप्पल के अंदर वो गार्ड ऑनर ले रही थी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सियासत में जब तक आम लोग नहीं आएंगे, यही बराबरी पार्टी कहती है, ये लोग तसल्लुत इनका ख़त्म नहीं होगा। जवाब, मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ भी आते सारे इसी पुरानी साड़ी में है, और दाग कुर्ते के साथ है। वो जाते इस गंदी साड़ी के साथ और कुर्ते के साथ नहीं है, वो जाते के साथ। डॉक्टर अमजद साकिब आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप तमाम जितनी भी मनफी हैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में, मेरे समेत, आप इन लोगों के ना मुंह पे एक चमाटा है और आप एक होप है। और होप क्या दे रहे हैं आप? तालीम में होप आप दे रहे हैं गरीब को, रोटी दे रहे हैं आप गरीब को, इलाज दे रहे हैं आप गरीब को, और गरीबों में से भी गरीब तरीन, एक तो कम गरीब होता है, एक ज़्यादा गरीब होता है, गरीब तरीन के लिए एक उम्मीद। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मकासद हासिल करना है पाकिस्तान के, वो एक अलग फ़लसफ़े की बहस है, लेकिन जहाँ तक एक आम आदमी के लिए काम करना है, इसका जज्बा कहाँ से आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, आपने मुझे दावत दी। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो तस्हीह कर दूं थोड़ी सी, हम तमाशा नहीं है। हम तो
उम्मीद का एक दिया है, बस ये आप कह लीजिए। आई लव यू सर, डॉक्टर साहब आई लव यू, क्या बात है, बहुत अच्छी बात मतलब इतने देखे ना, हम तो अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, हम तो मोहब्बत और अखुवत और मजलिस हो गई, आगे चलते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये हल्की सी मेरी अगर आपकी इजाजत हो, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जीत लिया, जीत लिया। हम एक दिया है, हम कहते हैं कि एक छोटा सा दिया रोशन करो, बहुत से और दिए रोशन होते चले जाएं। देखिए वो जो कहते हैं ना कि बनती नहीं है बाधा और सागर कहे बगैर, ये जज्बा कहाँ से आता है? इससे पहले हमें ये तो देखना है कि आज का दिन जो है ये क्या है, क्यों है, क्या मांगता है, क्या कहता है, और फिर उसके नतीजे में जो मकसद होगा फिर उसके लिए फिर मोटिवेशन भी आती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो सोचता रहा हूँ, आज को भी मैं सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया, इस दिन को हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा हम पाकिस्तान बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, क्यों बनाएंगे? सियासी इंसाफ चाहिए, मुआशी इंसाफ चाहिए, समाजी इंसाफ चाहिए, हर तरह का इंसाफ चाहिए। अब आज 80 बरस गुजर गए, 81वां बरस है ये इस यौम पाकिस्तान को, तो ठीक है 30, 40, 50% लोगों का पाकिस्तान बन गया, उनको कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गई, छत भी मिल गई, घर, रोजगार, सब कुछ। तो 30-40% जो खत्ते अफलास से नीचे हैं उनका पाकिस्तान नहीं बना। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका पाकिस्तान कब बनेगा? जब तक एक शख्स का पाकिस्तान नहीं बना, हमारा पाकिस्तान नहीं बना। जब तक एक शख्स गरीब है, हम सब सर वो मुसीबत ये है डॉक्टर साकिब साहब, यकीन करें, एक तो आप लाइन पर हैं इस वक्त, यहाँ होते मैं खुदा की कसम आपको ना SOP छोड़ के मैं आपको गले लगाता। आपने क्या बात की, 30-40% लोगों का पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन मुसीबत यह है कि जवाद जैसे लोग असेंबलियों में जा भी नहीं सकते, कहाँ से बनना है? मतलब देखिए, कायद-ए-आज़म ने इन 30-40% लोगों के लिए कहा था कि उठो, मैं तुम्हारा पाकिस्तान तुम्हें लेके दूंगा, उठो, तुम मोहब्बत करो, तुम जिदोजहद करो। अब ये है कि जो जिनका बन गया है उनको तो अपने आप को आईने में देखना चाहिए कि हम भी सड़कों पर होते, हम भी जारूब कश होते, हम भी मजदूर होते, हम भी धक्के खाते, हम भी जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान के साथ हो रही है उसी सलूक के मुतहम्मल करार पाते। क्या हमें एक लम्हे के लिए भी ये सोच नहीं आती कि भाई अब हमें दूसरों के लिए क्या करना है? तो ये जो मोटिवेशन है ना सर, ये आएगी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, अपने जाती एहतसाब से। हम किसी दिन सुबह उठकर पूछे तो सही कि मैं एक कनाल की कोठी में रहता हूँ, मेरे सामने बंगला है, घर है, गाड़ी है, और मैं शाम को 10,000 रुपए दोस्तों के साथ खाना खा लेता हूँ, और 10,000 रुपए से एक शख्स की जिंदगी बन जाती है। बुनियादी चीज सर यही है, ये कहीं ऊपर से नहीं आएगी, ये अपनी जात के अंदर से ही बात निकलेगी कि मैं कौन हूँ और मुझे पाकिस्तान मिल गया, मेरा घर बन गया, मुझे और क्यों नहीं बना। हम इस बात को भूल चुके हैं, ये एक रैट रेस लगी हुई है। मैं वापस आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं एक छोटा सा लेकिन जाते हुए सिर्फ ये इल्तजा करूंगा, सोचिएगा इस बात पे कि इस दुनिया में जवाद अहमद जो है वो एक पढ़ा लिखा आदमी और एलीटेस्ट तरीन पढ़ा लिखा है, जो कि बेहतरीन तालीम इस दुनिया में मौजूद हो सकती है पाकिस्तान में, वो पढ़ा लिखा आदमी है और खुदा के वास्ते वो बेहतरीन जगह पे रहाइश रखता है, और वो तमाम उन ज़रूरियात से हमकनार है जो कि 60% के पास हैं। ये सोचता तो उस 40% के बारे में है ना जिनके पास नहीं है। अगर एक जवाद हो सकता है तो मैं भी जवाद हो सकता हूं, मैं जवाद क्यों नहीं? जवाद डॉक्टर साकिब ने एक बड़ी खूबसूरत बात, खूबसूरत तो नहीं की, बड़ी सच्ची बात की, और दिल वाकई दुखा कि 40% लोगों का भी पाकिस्तान नहीं बना 80 साल के अहद के बाद भी। ये पूछूं क्यों नहीं बना, या ये पूछूं कि कब बनेगा? अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि साकिब साहब बड़े अच्छे दिल के आदमी हैं, अमजद साकिब साहब, और मैं बड़ा उनको मतलब सराहता हूँ इस बात पे। 40% बहुत कम है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास भी जो है ना, वो सिसक के ज़िंदगी गुजारती है, पॉवर्टी लाइन के नीचे की बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं लोग, ऊपर भी बड़ी मुश्किल से, और सारा वक्त अपने आप को संभाल के नीचे ना गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए मैं कहता हूँ कि इसमें इस मुल्क में ना मज़हब का मसला है, सब मुसलमान हैं, या इधर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मसीही भी हैं, जिनको हक़ है कि वो अपना मज़हब इस्तेमाल करें जैसे चाहें। हाँ जी, लेकिन ना करप्शन मसला है। मैं कहता हूँ अमीर गरीब का मसला है, और अमीर गरीब का जो मसला है वो परपेचुएट कर रहा है सिस्टम खुद। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एमनेस्टी है, वो बार बार दी जाती है अमीरों को,
वो तो लीगल है। बता दें क्या है एमनेस्टी का मतलब है कि जो कुछ काला धन है वो सफेद में से हमें दे दो इतना और सब सफेद जी, सब सफेद, ठीक है ना। अच्छा। बात चाहत है जी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ प्ली बार्गेन। आप प्ली बार्गेन करें। प्ली बार्गेन का मतलब है कि आपके पास जितना अरबों खरबों रुपया जाली है उसमें से आप इतना हमें दे दें और वो जायज जाए। जुर्म साबित होने के बाद, मुजरिम होने के बाद आपको कहा जाता है कि यार अच्छे चलें, आपका हम जुर्म भी खत्म कर देते हैं। गरीब का नहीं करेंगे, आपका कर देंगे अगर आप इतने पैसे रियासत को दे देंगे। अच्छा, दो तो ये चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं। फिर कर्जे लेना और माफ़ करा लेना। फिर माफ बैंकों से जी कराते नहीं, कर्जे लेते हैं लोग अमीर, बाद में माफ़ करा लेते हैं। बैंक हमें क्यों नहीं मिलता कर्जा? यही तो मसला है। एक गरीब आदमी को तो कर्जा मिलता ही नहीं है। उसको बैंक कहता है कि कोई चीज़ लाओ जो गिरवी रखवाओ और वो बैंक के नाम होगी। ये सारा सिस्टम। और वो पता है क्या चक्कर होता है, क्योंकि मैंने गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, वो कहते हैं कि अगर तुमने 100 रुपया लेना है मेरे से तो मुझे 70 रुपए दो। जी जी। अच्छा, मैं और बताता हूँ, टैक्स में छूट। आप जैसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, अमीरों के लिए बनाए जा रहे हैं। आप आए, इन्वेस्ट करें, जो मर्जी करें, आपको टैक्स का मसला भी नहीं पड़ता, आपको बिजली भी सस्ती मिलेगी, आपको लेबर भी सस्ती देंगे, कोई हम सोशल सिक्योरिटी पेंशन आपको नहीं कहेंगे कि आप दें गरीब आदमी को, आप आराम से पैसा बनाएं। एक ये सिस्टम की बातें कर रहा हूं। सिस्टम अमीर आदमी के लिए, ये कानूनी बातें सारी मैं कर रहा हूँ अमीर आदमी के लिए। SROs, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस, उसमें क्या होता है कि आप रातों रात कहते हैं कि ये बदल दो कानून ताकि इतनी इंपोर्ट कोई कर ले पैसों की जल्दी जल्दी, और अगले दिन वापस कानून ले जाओ जब वो पैसा वो ले आए चीज़ें और यहाँ पे बेचे वो आके। देखिए, अमीर आदमी के लिए कानून बना हुआ सारा। और जितनी करप्शन की बात करते हैं ना इमरान खान, करप्शन बहुत छोटा सा हिस्सा है उस पैसे का जो कानूनी तरीके से कमाया जाता है इस मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है और गैर कानूनी तरीके से बहुत कम है। और मैं इंतज़ार करूंगा आप इस्लामाबाद कब आएंगे। मैं इंतज़ार में हूँ कि जब आप आएंगे और आप सारी बात को इसी तरह दुरुस्त करेंगे जैसे कह रहे हैं। मैं साकिब से इस पे राय लूँ। साकिब भाई, आपने अमजद की ये सारी बात, साकिब साहब आपने जवाद की सब बातें सुनी। अब ये जवाद की बातें सुन के आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है कि इस मुल्क में वाकई मसला क्या है? गुर्बत है, करप्शन है, कानून साजी ना होना या कानून का गलत इस्तेमाल करना या प्री बार्गेन होना? हमारा मसला है क्या? देखिए सर, बिलाल भाई, जवाद साहब है आइडियलिस्टिक, सच कह रहे हैं, नजरियाती इंसान है, आइडियल को परसू करते हैं। ऐसे लोग बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि नेमत होते हैं। तो ये तो इनकी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इनकी बातों में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है। मैं जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज में देखता हूँ जी। बात सिर्फ से एक सिंपल सा मैं आपको अगर इलाज बता दूं। जी जी। देखिए, आप कहते हैं जी IMF का इकोनॉमिस्ट आएगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आएगा, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया, जिन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया, जिन्होंने दुनिया चलाई, ये सारी की सारी चीजें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं। लाइफ इज इट वेरी सिंपल सोल्यूशन। मैं आपको कहता हूं कि आप एक कर्ज हसन फंड बना दें, सदकात फंड बना दें, ठीक है सर, 1000 अरब रुपए उसमें जमा कर दें। इस मुल्क का जो 1 करोड़ गरीब खानदान है ना, वो उसमें से जाएगा, कहेगा कि जी मैंने कारोबार करना है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने घर बनाना है, मुझे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए दे दो। ठीक। मेरी माँ बीमार है, मुझे 10 20 50 हजार की रकम चाहिए, मुझे छत चाहिए। अब ये एक सदकात फंड है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सदकात को मैं बढ़ाता हूँ और सूद को मैं घटाता हूँ। अब ये अगर एक सदकात फंड हम क्रिएट कर लें तो इंटायर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो भी आपने बात की ना, कर्जे माफ हो गए। अमजद साहब, आपने जो बात की है ना कि सदकात का और इसका एक बैंक बनाया जाए और लोग आए वहाँ पे, मैं इस बात को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे नज़दीक ये बड़ी ही अहम बात है। हमारे साथ मुजीब साहब हैं, शामी साहब हैं, शामी साहब को बात करना चाह रहे थे। शामी साहब जी, हुक्म फरमाइए। नहीं, मैं ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ और डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब तो कोई नजरी बात नहीं कर रहे हैं ना जी, उन्होंने तो काम करके दिखाया है। हाँ, यानी लाखों घराने जो हैं उनकी जिंदगियां बदल दी हैं, उनमें रोशनी आ गई है, गुर्बत के अंधेरे कम हुए हैं। और जो जवाद साहब फरमा रहे हैं वो अपनी जगह उनके जज्बात बड़े काबिल कदर हैं, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया को आप देखें तो कौमों ने अपने मसाइल कैसे हल किए हैं, चीन ने कैसे किए हैं, दूसरे मुल्कों ने कैसे किए हैं। तो हमें एक
जज्बाती अज़हार ख्याल के साथ साथ कोई प्रैग्मेटिक सोच भी तो अपनानी होगी ना, कोई रास्ता भी तो निकालना होगा। ठीक, यानी अगर कारोबार नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास सरमाया नहीं होगा, तो फिर आगे कैसे जिंदगी बढ़ेगी? और अगर रियासत जो है ये सारे काम करेगी तो फिर आप देखिए वो आप सोवियत यूनियन को देख लीजिए, वहां क्या हुआ। तो हमें कोई गौर करना चाहिए मसाइल पर, फिर उनका हल तलाश करना चाहिए। और डॉक्टर हमजद साकिब साहब जो है वो एक ठीक है, एक अभी एक महदूद पैमाने पर कह लीजिए आप, लेकिन इतना महदूद भी नहीं है, लेकिन रास्ता तो बनाया है ना उन्होंने। तो अगर हम सब लोग लग जाएं तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं ना, और रियासत को भी मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने रवैयों को बदले। बिल्कुल ठीक, इस पे आप जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने शामी साहब ने, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, शामी साहब ने भी बात की सोवियत यूनियन की, उसको हम अब छोड़ देते हैं। अभी इससे पहले उन्होंने चीन की बात की। चीन के अंदर जो सिस्टम है वो रियासत चलाती है, वो कोई अमीर लोग नहीं चलाते, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जो ये चलाती है। और मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में आप कम्युनिस्ट पार्टी ले आए उसको दे दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका तरीका सिर्फ एक ही है। पाकिस्तान में अमीर लोग बिजनेस करेंगे और ज़्यादा पैसा बनाएंगे और ज़्यादा पैसा बनाएंगे, और टैक्स वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप उसको टैक्स से ज़्यादा कहेंगे वो अपना पैसा बाहर ले जाएंगे। पाकिस्तान में जब तक इस तरह गरीब मुल्कों में जब तक रियासत मुआशी अमल में दाखिल नहीं होती, जब तक रियासत इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेगी इस मुल्क को, जब तक रियासत इसके मुआशी पूरे अमल के अंदर दाखिल नहीं होगी, ये मुल्क कभी आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। भुट्टो ने किया था तो फिर वो क्यों नाकाम नहीं, मैं नेशनलाइज करने की बात कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ रियासत कंपटीशन दे इन अमीर लोगों को जो कि बैठ के सिर्फ पैसा बना रहे हैं। रियासत तो कुछ कर ही नहीं रही, रियासत प्राइवेटाइज करती जा रही है, प्राइवेटाइज करती जा रही है। रियासत जो है वो यूं लग रहा है कि उस गुलहरी की तरह जो ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही, लेकिन वो मसरूफ बड़ी नजर आ रही है। मैं वक्फा लूंगा, फिर वापस आऊंगा। जी मुझे ये बात करने दें। कैपिटलिज्म के अंदर ना अपने अंदर एक केंशियन इकोनॉमी का मॉडल है और एक न्यू लिबरल है। इस वक्त दुनिया में न्यू लिबरल इकोनॉमी चल रही है, और उसके अंदर बनी सैंडर्स भी बोल रहा है, जेरेमी कॉर्बिन ने बोल रहा है, हर इंसान जो कि इस वक्त बाएं बाजू का है, जहां पर भी बैठा हुआ है, वो ये बात कर रहा है कि सारी दौलत जो है वो चंद लोगों के हाथों में जा रही है। ये गलत है सिस्टम, ये ठीक नहीं है, और ये प्राइवेटाइजेशन से और डीरेगुलेशन से हो रहा है। वापस आके इस बात को खोलूंगा, और ये मामला जो है ना, यकीन कीजिए जो बात कह रहे हैं, इसको मैं जोड़ूंगा इस बात से जो हमारे डॉक्टर साहब ने की कि जब तक सदकात का निज़ाम नहीं कायम करेगा, और ये निज़ाम कौन कायम करेगा, वापस आइए गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इकबाल का नाम आए तो यकीन कीजिए दो लोगों, हस्तियां, मैं नहीं बात कर रहा, जब पाकिस्तान के हवाले से बात आती है तो जिन्ना का नाम आए, फातिमा जिन्ना का नाम आए, इकबाल का नाम आए, तो मेरे जो जज्बात हैं वो और तरह के हो जाते हैं। और जब जावेद साहब से, उनके साहबजादे से मिला करते थे, अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत नसीब करे, तो यकीन कीजिए कि इल्म के जो दर थे वो कमाल बात है कि वो जो रूहानियत की बात करते थे इतनी आसानी के साथ, वो भी कमाल था। आज हमारे साथ अभी नासरा जावेद इकबाल हैं। जस्टिस साहिबा, बहुत शुक्रिया आप साथ हैं। जस्टिस साहिबा, सिर्फ ये फरमाइए कि अगर पाकिस्तान इकबाल का ख्वाब था तो क्या वो ख्वाब अब तकमील पा रहा है या अभी इसकी इंटरप्रिटेशन होनी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम नाजरीन को यौम करारदाद पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जो इकबाल का ख्वाब 1930 में उन्होंने उसका किया था, शरह बयान की थी वहाँ इलाहाबाद एड्रेस में, वही 1940 में जो है वो करारदाद पाकिस्तान में अडॉप्ट हो गई मिंटो पार्क कायदे आज़म की क़यादत में, क्योंकि अलामा तो साहिब फ़िक्र थे और साहिब अमल थे कायदे आज़म, जिनकी क़यादत में हमने पाकिस्तान को हासिल किया। और यकीनन जो ख्वाब है वो आगे तरक्की कर रहा है। आप देखें कि यहाँ पे ऐसे लोग कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था और क्यों हुआ है, कई लोग इस तरह के जो आरार रखते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से जो मुसलमान बड़े सगीर के थे उनका इस्तेसाल हो रहा था, जिसके लिए लाजमी था कि हम अपने तारीख, तमद्दन, अपने अक़दार, अपने मजहब के फ़रोग़ के लिए और अपनी मईशत के लिए ख़ास तौर पे एक अलहदा मुल्क जो है
उसको कायम करने में कोशिश करे, और जिस कोशिश का नतीजा हमारे सामने आप देखें। लाहौर में पाकिस्तान के इस हिस्से में एक यूनिवर्सिटी थी, अब हायर एजुकेशन कमीशन ने 200 से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है और उनको चार्टर दिए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, और इसमें बेशुमार हमारे बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, हुनर हासिल कर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि जैसे इकबाल ने फरमाया, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, और क्या 73 साल तो कोई उम्र ही नहीं है एक मुल्क की जिंदगी में। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया। शामी साहब, पैगाम दीजिए, मेरे पास आखिरी लम्हे हैं, यंग यूथ के लिए क्या पैगाम? देखिए जस्टिस साहब जो फरमा रही हैं, देखिए ना उम्मीदी और मायूसी का तो कोई वजह नहीं है। ठीक, हमें उम्मीद रखनी है, आगे बढ़ना है। जो मसाइल हल हो चुके हैं, आप देखिए पाकिस्तान जब कायम हुआ, मेरा बचपन जो था उस वक्त तो लोगों के पास, मेजॉरिटी के पास तो पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। हमारे मेरा बचपन पाकपट्टन में गुजरा है, गांव से लोग आते थे, जब टीचर से गुजरते थे तो जूते उतार के बगल में दबा लेते थे कि जूते खराब ना हो जाए। तो ठीक है, उम्मीद है, आपको उम्मीद ही करनी चाहिए। साकिब साहब, आप क्या पैगाम देंगे आने वाली नस्ल को? जी, किससे कह रहे हैं? आपसे डॉक्टर साहब आपसे, अमजद साकिब साहब। हमारा पैगाम तो यही है जी कि अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म करनी है तो मौजूदा मुआशी निज़ाम जो बैंकिंग का, ये गरीब आदमी को अपने करीब फटकने नहीं देगा। इसके लिए आपको सदकात बैंक बनाना पड़ेगा और कर्ज हसन के जरिए से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मुआशी हालत बदलेगी तो समाजी हालत बदलेगी, समाजी हालत बदलेगी तो सियासी निज़ाम बदलेगा। डॉक्टर साकिब, आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है कि आई रियली लव यू। आपने जो बात की है ना, ये दिल की ठुकी हुई बात है, बहुत अच्छी बात। जवाद? अच्छा, मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा ये करना जब तक सियासी जो हमारी क़यादत है वो ये करना नहीं चाहेगी, क्योंकि आखिरकार रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज जो हैं, लेजिस्लेशन जो है वो ये लोग कर रहे होते हैं, कानून साजी, और ये इसके हक़ में नहीं करेंगे कानून साजी, क्योंकि ये लोग पैसा बनाने के लिए मुल्क में आए हैं। और मैं एक बात ज़रूर करूँगा, देखें वैक्सीन की बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ रेगुलेशन की बता रहा हूँ कि क्या ये जो वैक्सीन है, अब ये अमीरों को कह रहे हैं कि ये पैसों की आप ख़रीदो कहीं से, प्रॉफिट बेचो और पैसा कमाओ। क्या रियासत ये नहीं कर सकती थी कि अमीरों को कहती है कि भाई कुछ पैसे दे दो, ये बहुत बुरा हाल है, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, साकिब जैसे लोग पैसे दो, नहीं पैसे रियासत को दो क्योंकि तुमने बहुत कमाया है, और रियासत ये खरीदती और रियासत इसको मुफ्त लगाती है, इसे इंग्लैंड में लगा रहे हैं, लेकिन रियासत नहीं कर रही। मुझे 2 जुमले आपने सुना देने जो अपने किसानों के ऊपर नकवा पड़ा है। मैं सुना देता हूँ जी। किसान जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए उनको डेडिकेट किया, पाकिस्तान के किसानों के लिए ही। वज़ीर आज़म, सदर ते जनरल, DC जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावण, तू जे न बीजे तू जे न गावे, भुखे पाने सब मर जावण, ए चाकर नौकर को कहते हैं, ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। फैज़ अहमद फैज़ की है ये, बोले आ तू जगदा अन।